हेलो दोस्तों, हैंडरिचन जीएस में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा यूनिट, जो कि है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिटिश है एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर कर आ रही थी। हम लोगों ने देखा पुर्तगाल के साथ इसके अच्छे संबंध हो गए थे। डच, जो कि जिनका ध्यान जो है मध्य एशिया में, दक्षिणी एशिया में केंद्रित था। फ्रांस के साथ इन्होंने कर्नाटक युद्ध किए और फ्रांस को परास्त कर दिया। डेनिश बहुत छोटी कंपनी थी, तो सभी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में उभरती है। आज हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से इसने आगे अपनी नीतियों को एक्सपेंड किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों, इस यूनिट को हम लोगों ने 5-6 भाग में बांटा हुआ है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बंगाल में इन्होंने अपनी साम्राज्य का विस्तार किया, कौन कौन से युद्ध लड़े, मैसूर में, मराठा में, पंजाब में, अवध में और सिंध में। इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने युद्ध लड़के और इन पर कब्जा किया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित किया। लास्ट में हम लोग देख रहे होंगे इनकी कुछ विस्तारवादी नीतियाँ, जिसमें कि हम लोग सहायक संधि वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग बंगाल के बारे में बात कर रहे होंगे तो बंगाल में ये लोग 2 युद्ध लड़ते हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। साथ ही साथ हम कुछ बंगाल के बारे में, उस समय के बंगाल के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि वहाँ के नवाब कौन थे, मुग़ल शासन उस समय कैसा था, फर्रुखसियार, अलीवर्दी खान, मुर्शीद अली खान, जो कि बंगाल में एक स्वतंत्र शासक थे। मैसूर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिशों को 4 युद्ध लड़ने पड़ेंगे, जो कि 1768 से 1799 तक होगा, जिसको कि हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ नामों से जानेंगे। साथ ही साथ मैसूर में हम लोग बात कर रहे होंगे हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठा में किस प्रकार से इन्होंने 3 युद्ध लड़े और वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। साथ ही साथ हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे मराठा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला छत्रपति, जो कि शिवाजी थे। दूसरा हम लोग पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पंजाब में किस तरीके से इन्होंने 2 युद्ध लड़े, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 46, तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 के बीच लड़ा जाता है। साथ ही वहाँ पे जो भी सिख गुरुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंध और अवध में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने उस पर कब्जा किया। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, जो कि एक अंतिम जो है कुशल शासक था। इसके बाद जो भी शासक आए वो तो या तो अयोग्य थे, ठीक है, जो सारे ही शासक अयोग्य थे औरंगजेब के बाद। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो मुग़ल साम्राज्य जो था उसका पतन हो जाता है और ये छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगता है। उत्तर भारत में हम लोग देखेंगे जैसे बंगाल, अवध, पंजाब, मराठा, रोहिलखंड। दक्षिण भारत में हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेंगे बंगाल की बात करेंगे हम। तो जो शुरू करते हैं, उस समय का बंगाल दोस्तों का जो क्षेत्र था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला के बंगाल कहा जाता था। उस समय बंगाल का जो प्रशासन था वो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता था और ये मुग़ल शासन का एक प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसको कि हम सूबा कहते थे। उस समय सूबा या प्रांत का एक आला अधिकारी होता था, जिसको कि सूबादार कहते थे, और
एक दीवान होता था जो कि रिवेन्यू से रिलेटेड अधिकारी होता था। तो औरंगजेब के समय बंगाल में सूबेदार था अजीम उसान तथा दीवान जो था मुर्शिद अली खां। मुर्शिद अली खां बाद में फर्रुखसियार के द्वारा इसको सूबेदार बनाया गया था, जिससे मुर्शिद अली खां ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र शासन का ऐलान किया और उसके बाद बंगाल में वंशानुगत शासन शुरू हो गया। दोस्तों, बंगाल का स्वतंत्र शासन की स्थापना अगर बात करें तो वो मुर्शिद अली खां को जाना जाता है। इसी ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की और नवाबों की शुरुआत की। तो वंशानुगत में हम लोग देखेंगे सबसे पहले मुर्शिद अली खां, फिर उसके बाद अली वर्दी खां, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला और किस प्रकार से मुबारकुद्दौला वहाँ के नवाब बनते हैं। बंगाल जो है दोस्तों बड़ा ही उपजाऊ था। बंगाल में जो है ब्रिटिश की नज़र इसलिए थी क्योंकि उपजाऊ था, वहाँ से नौ परिवहन बहुत आसान था, क्षेत्रीय शक्तियों की कोई चुनौती नहीं थी, समुद्री व्यापार जिसमें कि वस्त्र का व्यापार बहुत ही आसान होता था। और इस समय दोस्तों इन लोगों को ब्रिटिशर्स को शाही फरमान भी मिला हुआ था, जिससे कि ये मात्र 3000 रुपये वार्षिक देकर बंगाल में अपना व्यापार कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा मुर्शिद अली खां जो कि एक दीवान था औरंगजेब के समय। इसके बाद जब फर्रुखसियार आया तो उसने इसको सूबेदार बनाया और सूबेदार बनने के बाद जो है मुर्शिद अली खान के बाद बंगाल में वंशानुगत शासन स्टार्ट हुआ। तो हम लोग बंगाल के नवाबों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि पहला नाम मुर्शिद कुली खान का आता है, जो कि 1717 से 1727 तक अपना शासन करता है। तो फर्रुखसियार द्वारा ये स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था। दोस्तों इस समय ये मुग़ल शासन के अंडर में था, लेकिन नाम मात्र का था। ये सारी नीतियाँ अपनी खुद ही बनाता था और खुद ही शासन करता था। इसने काफ़ी सारे सुधार किए, जैसे कृषि में इसने तगावी ऋण जिसको क्रेडिट लोन की व्यवस्था करवाई, इसने राजस्व की व्यवस्था करवाई, इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र किया। दोस्तों 1717 में हम लोगों को पता है कि फर्रुखसियार ने अंग्रेज़ों को शाही फरमान दिया है, जिसमें कि अंग्रेज़ मनमाना व्यापार कर रहे थे मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर देकर। इस फरमान के कारण बंगाल के जो नवाब थे उन पर ये सिरदर्द की तरह काम कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे इसका बहुत ही दुरुपयोग कर रहे थे। वो लोकल व्यापारियों को भी ये पास देकर व्यापार कर रहे थे लेकिन अब तक मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध नहीं किया। मुर्शिद कुली खान के बाद हम लोग देखेंगे मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 में हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद छोटे मोटे नवाब जो है बंगाल में आते हैं। उसमें से एक था सरफराज। अलीवर्दी खान जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो जब 1740 में इसने उस समय के जो बंगाल का नवाब था सरफराज, उस पर इसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण के बाद अलीवर्दी खान की विजय हो जाता है और गिरिया जो है दोस्तों बंगाल में एक स्थान है, वहीं पर ये युद्ध 1740 में लड़ा जाता है, जिसमें कि
अलीवर्दी खान की जीत हो जाती है और 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। इसने दोस्तों इसकी नीतियों में इसने मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। अब तक मुग़लों को राजस्व दिया जाता था क्योंकि अब तक जो है बंगाल मुग़ल शासन के अंडर ही आता था, लेकिन अलीवर्दी खान जब आया इसने राजस्व देना भी बंद कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छाते से की। तो अब तक ना ही मुर्शिद कुली खान ने ना ही अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। उसके उलट इसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छाते से की, जिसका मतलब होता है दोस्तों, इसने कहा कि अंग्रेज़ एक मधुमक्खी का छाता है, इसको अगर छेड़ेंगे तो ये आपको काट लेगी और अगर नहीं छेड़ेंगे तो ये आपको शहद देगी। इसके बाद सिराजुद्दौला की बात कर लेंगे, जो कि 1756 से 1757 तक बंगाल का नवाब रहता है। दोस्तों ये बड़ा ही कम समय के लिए बंगाल का नवाब रहता है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में ये बंगाल के नवाब की उपाधि ग्रहण करता है। ये अलीवर्दी खान का पोता था। दोस्तों जो सिराजुद्दौला था एक बड़ा ही बेचारा टाइप का व्यक्ति था। इसके खुद के परिवार के लोगों ने इसके साथ धोखा किया था। जैसे कि इसकी मौसी घसीटी बेगम था, जो कि लास्ट में अंग्रेज़ों के साथ मिल जाती है, और इसके कुछ अधिकारी जैसे मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। अंग्रेज़ों के साथ इसका विरोध के मुख्य कारण जो थे वो थे कि इसने कोलकाता की किलेबंदी करने से अंग्रेज़ों को रोका था, जो कि अंग्रेज़ इसकी मना कर देते हैं। दूसरा, जो शाही फरमान मीना हुआ था उससे भी ये परेशान हुआ था। और तीसरा, सिराजुद्दौला के दुश्मनों को अंग्रेज़ अपने यहाँ शरण देते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें कि ब्लैक होल घटना, जो कि 20 जून 1756 को होती है। जॉर्ज हॉलवेल ने इस घटना को ब्लैक होल घटना कहा है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि 146 व्यक्तियों को अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला एक कमरे में बंद कर देता है, जिसमें कि मात्र 23 अंग्रेज़ बचते हैं। कुछ समय बाद खोलने पर देखा जाता है कि मात्र 23 अंग्रेज़ बचे हुए हैं। तो इस घटना को जॉर्ज हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना का नाम दिया है। सिराजुद्दौला के कोलकाता पर आक्रमण करने के बाद तथा ब्लैक होल की घटना के बाद जो अंग्रेज़ होते हैं वह एक फुल्टा द्वीप में भाग जाते हैं, वहीं पर अपनी शरण लेते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की सेना भेजी जाती है, जो कि सिराजुद्दौला को एक अपमानजनक संधि, जो कि अलीनगर की संधि, और दोस्तों ये अलीनगर की संधि ही बाद में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका मेन कारण बन के सामने आता है। इस अलीनगर की संधि में अंग्रेज़ों ने कोलकाता पर किलेबंदी की अनुमति ले ली, सिक्के ढालने की अनुमति ले ली तथा बंगाल में जो भी व्यापार होता था उसको कर मुक्त करने की अनुमति ले ली। दोस्तों ये सब देखा जाए तो अंग्रेज़ों की द्वारा एक चाल थी, और इस चाल के तहत रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र, घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला के कुछ अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया था, जिस कारण से प्लासी के युद्ध में वो इन्हीं सब धोखों की वजह से पूरी तरीके से हार जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बंगाल के नवाब में मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों का विरोध नहीं कर पाते हैं। अलीवर्दी खान, जिसने कि सरफराज को गिरिया के युद्ध में पराजित करके
बंगाल का नवाब बनता है और मुग़लों को राजस्व देना बंद कर देता है और अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छाते से करता है। सिराजुद्दौला जब आता है, ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 को, जिसमें अंग्रेज़ों 140 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर देता है और मात्र 23 बचते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ फुल्टा द्वीप में चले जाते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव तथा वाटसन की सेना भेजी जाती है और ये सिराजुद्दौला को हराकर एक अलीनगर की संधि करते हैं, जिसमें कोलकाता की किलेबंदी, सिक्के ढालना तथा बंगाल में करमुक्त व्यापार की अनुमति होती है। दूसरी ओर क्लाइव अपना षड्यंत्र रचता है और मीर जाफ़र घसीटी बेगम, जो कि सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसको अपने पक्ष में कर लेता है और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला बुरी तरीके से हार जाता है। आगे हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों प्लासी के युद्ध के बारे में। दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध था ये कोई सही मायने में युद्ध नहीं था। ये एक छलावा था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। युद्ध तो पहले ही एक तरफा हो गया था जब क्लाइव ने अपना षड्यंत्र रचा था और सिराजुद्दौला के सभी अधिकारियों तथा संबंधियों को अपने पक्ष में कर लिया था। तो हम लोग देखेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। ये प्लासी नामक स्थान जो कि बंगाल में एक भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और ये मुर्शिदाबाद के पास में था। इसका कारण अलीनगर की संधि थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के मध्य हुई थी, जो कि सिराज-उद-दौला के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। ये युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को लड़ा जाता है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। अगर सैन्य शक्ति के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें तो क्लाइव की तरफ से मात्र 3000 सैनिक थे, सिराजुद्दौला की तरफ से 50,000 सैनिक थे। लेकिन षड्यंत्र की वजह से ये युद्ध एक तरफा हो गया था। इस युद्ध के परिणाम के बारे में बात करेंगे तो इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, और विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी। सही मायने में ये अंग्रेज़ों की कोई सैन्य नहीं जबकि षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी। इसके बाद मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब बनाया गया और साथ ही बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को 24 परगना का क्षेत्र मिल गया तथा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व जो था उसका प्रारंभ हो गया। तो ये था दोस्तों प्लासी का युद्ध। सही मायने में युद्ध नहीं था, एक छलावा था जो कि अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। अलीनगर की संधि इसका सबसे बड़ा मेन कारण था और यह युद्ध क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच में होता है। परिणाम इसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब बना दिया जाता है और अंग्रेज़ों को 24 परगना का क्षेत्र मिल जाता है तथा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक फैक्ट देख लेंगे जो कि है बंगाल की क्रांति। मीर जाफ़र के बाद 1757 मीर जाफ़र को जब बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया जाता है, उसके बाद 1760 में क्या होता है, मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र पर डचों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, साथ ही उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा के दिया गया तथा मीर कासिम को बंगाल के नवाब का पद दिया। वेंसीटार्ट जो थे, इन्होंने इसको बंगाल की क्रांति कहा, लेकिन
ये किसी भी मायने में क्रांति नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही इसमें जनता की कोई भागीदारी थी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की जो सेकेंड यूनिट थी उसको स्टार्ट किया और हमने जाना किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, किस प्रकार से धीरे धीरे ये बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध और अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। हम लोगों ने आज बंगाल के बारे में देखा, किस प्रकार से ये बंगालों के नवाब को प्लासी के युद्ध में हराकर अपना प्रभुत्व प्रारंभ करते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने बंगाल की क्रांति के बारे में देखा, जो कि किसी भी मायने में क्रांति नहीं थी। इसमें मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बंगाल के बारे में ही, और बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, किस प्रकार से बक्सर का युद्ध होता है, जो कि मेनली बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। और मैंने आपको बोला था कि पहली यूनिट से जब भी ख़त्म होगी मैं MCQs लेके आऊँगा, तो जल्दी इसकी एक MCQ वीडियो आने वाली है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए विदा चाहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।